हेलो स्टूडेंट। पिछले ई लेक्चर में अपने सामान्य क्रोमोसोम्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज के ई लेक्चर्स में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया। उसको मैं फिर दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स, सबसे पहले क्रोमोसोम को हॉफमिस्टर के द्वारा 1848 में वुलन मदर सेल ऑफ ट्रांसकेसिया के अंदर देखा गया। और जब सेल विभाजित होती है तो उसके अंदर सबसे पहली बार स्टार्स बर्जर के द्वारा 1875 के अंदर ऑब्जर्व किया गया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को सेल डिवीजन के दौरान अलग होते हुए दो क्रोमोटीन के रूप में देखा। और उसके पश्चात बेनेडन एंड बोवरी ने 1887 में ये कहा कि क्रोमोसोम्स की संख्या प्रत्येक स्पीशीज में फिक्स है और अलग अलग होती है। क्रोमोसोम्स का जो शब्द है, टर्म है, वो वाल्डियर के द्वारा 1888 में दिया गया। इसके पश्चात 1902 के अंदर सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रतिपादित की। और बोवरी ने 1932 के अंदर ये डिस्क्राइब किया कि जो हेरिडिटरी ट्रेट्स है, अनुवांशिक लक्षण है, गुण है, वो क्रोमोसोम्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसके पश्चात 1974 के अंदर कॉर्नबर्ग ने क्रोमोसोम्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम दिया। जो लास्ट ई कंटेंट था, उसके जो फीचर्स हैं क्रोमोसोम्स के, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के फीचर जो पिछले ई कंटेंट्स में आप पढ़ चुके हो, उसका मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। क्रोमोसोम्स जिसको देखने के लिए या आसानी से विजिबल हो सकते हैं या उसका अध्ययन किया जा सकता है, तो कोशिका विभाजन के समय दे आर विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज अवस्था में वो आसानी से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स जो कि नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसे कोडोन कहा जाता है, ट्रिप्लिकेट फॉर्म और नाइट्रोजन बेसिस, जिसको कोडोन कहते हैं। दैट कोडोन सिंगल या मल्टीपल कोडोन एक्ट एज ए जीन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए वो कोडोन होते हैं जो ट्रिप्लिकेट नाइट्रोजन बेसिस में होते हैं, जिनको जीन कहा जाता है, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर फॉर्म में, रेखीय अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स की साइज, शेप, इसके बारे में भी आपको पहले बता दिया गया है पिछले ये कंटेंट्स में। क्रोमोसोम की शेप, साइज, नंबर, जो कि प्रत्येक जीवों, प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब पौधों और जीव जंतुओं में शेप, साइज एंड नंबर अलग अलग होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो आसानी से अपने आप रेप्लिकेट करते हैं और उनके अंदर सडन चेंजेस भी होता है, जिसको अपन म्यूटेशन कहते हैं। पिछले ई लेक्चर्स में आपको बताया कि क्रोमोसोम्स एक पैकेज्ड फॉर्म है डीएनए की, लेकिन डीएनए के साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन भी होता है और बहुत कम मात्रा में आरएनए भी पाया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रोमोसोम्स क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है। तो क्रोमोसोम्स की मॉलिक्यूलर फॉर्म है न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या डीएनए या दोनों हो सकते हैं। थर्ड स्लाइड में देखते हैं, मतलब आप कंपोजिशन की बात करें कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स में अभी अपने बोला कि क्रोमोसोम इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इट्स कंटेन आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। जिसकी अपन मात्रा की बात करें तो 30 to 40% डीएनए पाया जाता है, 50 to 65% प्रोटीन एंड 0.5 to 10% आरएनए। डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए सोमैटिक सेल इज कांस्टेंट, मतलब जो सोमैटिक कोशिका है उनके अंदर हम डीएनए का जो मात्रा है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। गैमेटिक सेल्स हैं, उसके अंदर हाफ हो जाती है, जो युग्मक होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, या कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम इज। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज टू टाइप्स, मतलब आप क्रोमोसोम्स के अंदर यदि डीएनए की अपन देखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और दूसरे जो स्ट्रक्चर होता है या दूसरा कंस्ट्रक्शन के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर यूनिक डीएनए होता है।
तो यहाँ पर डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिक डीएनए, एक रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए मतलब नाइट्रोजन बेस क्या है, रिपीटेटिव होते हैं, जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेट क्रोमोसोम्स है, टीलोमरेज है। इनके अंदर आप देखेंगे कि रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस पाया जाएगा, तो उसको रिपीटेटिव डीएनए कहा जाता है। थर्ड स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आज के लेक्चर का मेन जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। इन यूकैरियोट द क्रोमोसोम आर मल्टीपल, लार्ज, लीनियर एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये पिछले जहाँ सामान्य जानकारी आपको क्रोमोसोम की दी गई थी उसके अंदर ये बताया गया था कि यूकैरियोट के अंदर जो क्रोमोसोम है वो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। द क्रोमोसोम टिपिकली हैज वन सेंट्रोमियर। जो भी क्रोमोसोम्स है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिनके अंदर एक कंस्ट्रक्शन नॉर्मल ही पाया जाएगा, उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो जो सिंगल प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रोमियर के अंदर मल्टीपल कहें क्या रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर पाया जाता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ की जब कोशिका विभाजित होती है तो विभाजित होने के समय जो स्पाइंडल फाइबर है वो कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। तो सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर पाया जाता है जो कि मल्टीपल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जो सेंट्रोमियर है जिसके अंदर रिपीटेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए को या रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली आउटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। जो बाहरी की तरफ आवरण होता है या कवर होता है जिसको आप पेलिकल कहते हैं, और अंदर की तरफ एक पदार्थ होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के धागे हैं जिसको अपन क्रोमोनेमेटा कहते हैं जो कि पाया जाता है, तो उस पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। और जो बाहर का आवरण है उसको पेलिकल कहते हैं, और अंदर की जो धागेनुमा संरचना है जो कि कुंडलीय फॉर्म है उसको क्रोमोनेमेटा कहा जाता है। तो यहाँ अब आप इस स्ट्रक्चर में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बाहर की तरफ आवरण जो देख रहे हैं इसको पेलिकल कहा गया है। तो पेलिकल क्या है, इट इज द आउटर इन्वॉल्व अराउंड द सबस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम पदार्थ है उसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको पेलिकल कहा जाता है। और जो क्रोमोसोम्स इम्बेडेड होते हैं या लाइज होते हैं इनसाइड द substances या material, that material is known as matrix. It is the ground substance of chromosomes which contain the chromonemata. chromonemata जिसके अंदर पाया जाता है ऐसे पदार्थ के अंदर जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो नॉन जेनिक मटेरियल होता है। और जिसके अंदर धागेनुमा संरचना है, ये पूरी धागेनुमा संरचना मैट्रिक्स के अंदर जो पाई जाती है, इम्बेडेड इन ईच क्रोमोसोम्स आर टू आइडेंटिकल, मतलब दो धागेनुमा संरचना है, दो एक दूसरे के चारों तरफ कोइल्ड होती है। उस धागेनुमा संरचना मतलब कोइलेड थ्रेड्स को आप क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमेटा कहते हैं। द टू क्रोमोनेमेटा आर आल्सो टाइटली कोइल्ड टुगेदर दैट दे अपीयर एज ए सिंगल थ्रेड्स। वो इतने ज़्यादा कुंडलित हो जाते हैं या एक दूसरे के चारों तरफ इतने कोइल्ड हो जाते हैं तो उसको अपन सिंगल थ्रेड के रूप में देखते हैं, जिसका थिकनेस करीब 800 एंगस्ट्रम होता है। और each chromonemata consists of about 8 microfibers, each of which formed of a double helix of DNA। वो हर एक डबल हेलिक्स डीएनए का रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ अपन देखते हैं स्लाइड में स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम्स हैज फॉलोइंग पार्ट्स। आकारिक रूप से क्रोमोसोम के जो भाग हैं तो ये मुख्य रूप से ये भाग है क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर जिसको आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या जिसको सैटेलाइट कहा जाता है, टीलोमियर जो क्रोमोसोम्स के एंड रीजन होता है उसको टीलोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर, क्रोमोनेमा एंड काइनेटोकोर। तो अपन आगे हर एक इस पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है डबल फॉर्म एंड सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म आपको एनाफेज अवस्था में दिखाई देगी, और जब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो मेटाफेज अवस्था में ये डबल फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पर आप इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं देख रहे हैं, जैसे क्रोमोनेमा, सेंट्रोमियर, मैट्रिक्स, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको आप सेंट्रोमियर कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो रीजन है ये पूरा ये सारा सैटेलाइट कहलाता है। और सैटेलाइट के जो बिहाइंड जो रीजन होता है एंड रीजन जिसको आप टीलोमियर कहते हैं। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के चारों तरफ ये काइनेटोकोर्स हैं जो मल्टीपल प्रोटीन से बना हुआ होता है, जहाँ पर स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं। और क्रोमोसोम्स
जो लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म है जो अभी आगे अपन देखेंगे, मतलब ये सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म से ये क्या कहलाती है, क्रोमैटिड्स कहलाती है। तो यहाँ पर जब एनाफेज अवस्था होती है तो ये सिंगल फॉर्म में होता है, सिंगल क्रोमैटिड्स में होता है। जब मेटाफेज आ जाती है तो ये डबल क्रोमैटिड्स में हो जाता है। मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है क्रोमोसोम्स की, या लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिड्स कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल थ्रेड्स है जो, वो क्या कहलाता है, क्रोमैटिड कहलाता है। अब ये डबल फॉर्म में होता है तो ये एक ही क्रोमोसोम्स के टू क्रोमैटिड्स, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। और मेटाफेज अवस्था में ये देखा गया है कि सेंट्रोमियर से जब एक क्रोमैटिड्स दो भागों में विभाजित हो जाता है तो कुछ एक क्रोमोसोम्स में ये बराबर डिवाइड नहीं हो पाता है, तो एक जो आर्म्स है इसकी एक भुजा है वो छोटी रह जाती है और दूसरी भुजा बड़ी रह जाती है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट आर्म है उसको पी से डिनोटेड किया जाता है, जो लॉन्ग आर्म है उसको क्यू से डिनोटेड किया जाता है। तो पहला क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है क्रोमैटिड, जिसको भी अपन ने थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है। मतलब ये सिंगल जो क्रोमैटिड्स हैं, ईच मेटाफेज क्रोमोसोम्स, मतलब मेटाफेज के अंदर पाया जाना क्रोमोसोम्स, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनली ये डिवाइड होता है आइडेंटिकल टू पार्ट्स में। तो एक सिंगल जो पार्ट्स है वो क्रोमैटिड्स कहलाता है। तो एक ही क्रोमोसोम्स के यदि दो क्रोमैटिड्स है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। और क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी जॉइंट टुगेदर एट ए सेंटर, ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि एक ही क्रोमैटिड्स जब दो पार्ट में विभक्त होते हैं तो वो जहाँ ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइनिंग जो पॉइंट है उसको आप सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ पर रिपीटेटिव फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस पाया जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें, यानी कि जैसे सेक्स क्रोमोसोम है मेल एंड फीमेल का, या ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है, अपीयर लाइक ए सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक। और जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स है वो क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। द क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये अवस्था आपको क्रॉसिंग ओवर के दौरान दिखाई देगी, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना some part of their chromatids changes या exchanges during crossing over। तो ये क्रोमैटिड्स ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो कहलाएंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। सेकेंड क्रोमोसोम्स का पार्ट है, क्रोमैटिड्स आपने पढ़ लिया है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पर दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है और रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहते हैं। और जहाँ सेंट्रोमियर जिसके चारों तरफ काइनेटोकोर पाया जाता है और जहाँ पर सेल विभाजित होती है उस समय क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, स्पाइनल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर, तो वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पर दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और भी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बी साइड सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर के अलावा क्रोमोसोम्स मे हैव वन और मोर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जो बाद का जो भाग है उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। सैटेलाइट या सैट क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साइन एसिड थाइम नॉन न्यूक्लिको, जिसके अंदर रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। और ये जॉइंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक या तो नोर जॉइंट विकास, नोर कहा जाता है, या खाली सिर्फ जॉइंट भी कहा सकता है। नोर मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन भी कहा जा सकता है उस पार्ट को, उस क्रोमोसोम के पार्ट को, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज के लिए। या फिर सिंपली वो जॉइंट होगा, रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस पाए जा सकते हैं। और सेकेंड कंस्ट्रक्शन या सैटेलाइट के पश्चात जो क्रोमोसोम्स का भाग होता है टर्मिनल एंड, जिसको आप टीलोमेयर कहते हैं। द टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर called as a telomere. Telomere are highly stable and they do not fuse or unite with the telomere of other chromosomes. अब हर एक वर्टिब्रेट्स के जितने भी क्रोमोसोम हैं उनके अंदर ज़्यादातर टीलोमेरिक एंड्स पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम को स्टेबल रखता है, डिग्रेडेशन नहीं होने देता और प्रिजर्व करता है। मतलब डीएनए को पैकेज रखता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, कि वो किसी के साथ बाइंड नहीं हो सके, रिकमेंड नहीं हो
और डिग्रेडेशन नहीं हो और प्रेशर उठे। द टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, और जो भी टीलोमर के अंदर है, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन बेसिस जितने भी कंस्ट्रक्शन है और जितने भी इसके सीक्वेंस है, जिनके अंदर ज़्यादातर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो रिपीटेटिव फॉर्म से पाए जाते हैं, तो टीलोमियर के अंदर भी नाइट्रोजन बेसिस रिपीटेड में, जिसमें मोस्टली ग्यूविनाइन और साइटोसिन रिच होता है ये, और विथ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। द टीलोमर हेल्प, टीलोमर किसमें सहायता करते हैं, इस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो अपन अभी बात करते हैं, फ्यूजन नहीं होने देते क्रोमोसोम्स को दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ में, इनिशिएट सिनेप्सिस को इनिशिएट करता है, शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर्स कोर्स, यदि क्रोमोसोम्स टीलोमियर्स के जो नाइट्रोजन बेसिस यदि धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं तो एजिंग और कोशिका की एजिंग और सेंसेंस होने लगेगा, मतलब कोशिका धीरे धीरे डेथ होने लगेगी, एपोप्टोसिस जिसको कहा जाता है। टीलोमेयर के बाद कर्मोमेयर एक और पार्ट है, इसके बाद दूसरे पार्ट है कर्मोमेयर, कर्मोनेमा, मैट्रिक्स, काइनेटोकोर। मैट्रिक्स के बारे में अपन पहले जिक्र कर चुके हैं। कर्मोमेयर्स के बारे में पढ़ते हैं समटाइम्स, मतलब कभी कभार इंटायर लेंथ ऑफ इंटरफेस कर्मोसोम अपीयर बीडेड लाइक सीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर कर्मोटिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो बीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कर्मोमेयर कहते हैं। एट ए मेटाफेज द कर्मोमेयर्स आर टाइटली कोइल्ड एंड आर नो लॉन्गर विजिबल, तो दिखाई नहीं देते हैं और बहुत अत्यधिक मात्रा में जो कर्मोटिन है, थ्रेड्स हैं, वो कोइल्ड हो जाते हैं और बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको कर्मोमेयर कहा जाता है। कर्मोनेमा थ्रेड लाइक्स जो कोइलेट फॉर्म है कर्मोनेमा, जिसका भी अपन पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसको सिंगुलर फॉर्म कर्मोनेमा है, प्लूरल फॉर्म कर्मोनेमेटा कहते हैं। मैट्रिक्स जो फ्लूइड है जिसके अंदर कर्मोनेमा है, कर्मोनेमेटा इमिबेड होता है। और काइनेटिकोर जिसका भी अपन जिक्र कर चुके हैं, सेंट्रोमियर के चारों तरफ जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, 2 डिस्क होती है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, सेंट्रोमियर जहाँ पर स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं उसको काइनेटोकोर कहते हैं। और ये काइनेटोकोर मल्टीपल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जहाँ पर स्पाइंडल धागे आकर जुड़ते हैं। इसके पश्चात अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को विभाजित किया गया है कि सेंट्रोमियर कहाँ लाइज है, टर्मिनल एंड पे है, सब टर्मिनल है, मीडियन है या सब मीडियन है। तो उसके आधार पर क्रोमोसोम को 4 भागों में विभक्त किया गया है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो पहला है टीलोसेंट्रिक, मतलब जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल में दिखाई देगा और टर्मिनल एंड पे उसके अंदर सेंट्रोमियर अरेंज्ड होता है। द रोड लाइक स्ट्रक्चर रोड लाइक क्रोमोसोम्स की तरह दिखाई देता है। सेंट्रोमियर जो अरेंज होता है वो एट ए प्रॉक्सिमल एंड या टर्मिनल एंड पे होता है, जिसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर अरेंज्ड एट ए सब टर्मिनल एंड। द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर जेड लाइक, इसका स्ट्रक्चर यहाँ इसका जैसे टीलोसेंट्रिक का रोड लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक्रोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होगा वो कैसा होगा, जेड लाइक होगा, द जेड लाइक शेप। तो centromere at one end and this giving a very short arm and exceptionally long arm। तो एक जो आर्म होगी, क्योंकि ये टर्मिनल सब टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमियर अरेंज होता है, तो एक जो इसकी भुजा होती है वो बहुत बड़ी होती है और दूसरी जो भुजा होती है वो बहुत छोटी होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स ज़्यादातर लोकस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक्रिडीडिया फैमिली के होते हैं, उनके अंदर ये इस प्रकार के एक्रोसेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये चारों प्रकार के क्रोमोसोम्स का, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम है जो सब मेटासेंट्रिक है, और ये क्रोमोसोम है जो मेटासेंट्रिक है, ये एल शेप में दिखाई देता है सब मेटासेंट्रिक, और मेटासेंट्रिक है जो वी शेप में दिखाई देता है। तो इन चारों क्रोमोसोम की शेप की बात करें तो टीलोसेंट्रिक है वो रोड शेप है, और एक्रोसेंट्रिक है वो जे शेप है, सब मेटासेंट्रिक है जो एल शेप है, और जो मेटासेंट्रिक है वो आपको सी क्या वी शेप की तरह दिखाई देता है। तो ये क्रोमोसोम्स को व्यक्त किया गया है। तो अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रोमियर की उपस्थिति क्रोमोसोम में किस जगह पर है उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एल शेप, जिसका आपने अभी डिस्कस कर दिया। सेंट्रोमियर अकर्स इन द नियर center are at the median portion of the centromere chromosome and thus forming 2 unequal arms। तो इनके अंदर जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स की वो बराबर नहीं होती है, तो ये एल शेप आकार में दिखाई देते हैं और सब मीडियन पोजीशन पे सेंट्रोमियर अरेंज होता है। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम्स जिनके अंदर एकदम बीचों बीच क्रोमोसोम के एकदम
बीचों बीच में सेंट्रोमियर की उपस्थिति होती है और ये वी शेप में दिखाई देता है और इनकी दोनों भुजाएं बराबर विभक्त होती है। अकर्स इन द सेंटर एंड फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स। और इस प्रकार के क्रोमोसोम का आपको मोस्टली एम्फीबियन स्पीसीज में, एम्फीबियंस जो फाइलम है उनके अंदर ये दिखाई देंगे। लास्ट, और इसके अलावा अभी जैसे कोशिका जब विभाजित हो जाती है होती है तब क्रोमैटिड्स जो है कभी सिंगल फॉर्म में होते हैं, कभी डबल फॉर्म में हो जाते हैं। तो उसके आधार पे भी ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमैटिड्स के आधार पर यदि क्रोमोसोम का आप विभाजित करें तो उसकी 2 कैटेगरी हो सकती हैं, जैसे मोनोवैलेंट और बाइवैलेंट। सिंगल क्रोमोसोम से विद 2 क्रोमैटिड्स, मतलब एक ही पूरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड से और उसको सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड्स में विभक्त कर रहे हैं, तो वो क्रोमैटिड्स ये मेटाफेज अवस्था में होगी। मतलब 2 क्रोमैटिड्स, मतलब 2 लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म से और सेंट्रोमियर उसको विभक्त कर रहा है 2 आर्म्स में, 2 अपर आर्म्स 2 लोअर आर्म्स। तो इस प्रकार का जो क्रोमोसोम होगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट। अब जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स कोशिका रेप्लिकेशन क्या है, रिप्रोडक्शन के समय या रिकॉम्बिनेशन के समय आपस में जुड़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर के समय, सेल डिवीजन के दौरान, तब वो बाइवेलेंट फॉर्म में आ जाते हैं जिसको टेट्राइड कहते हैं। और वो फॉर्म होती है उसके अंदर सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मोनोवैलेंट में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जब टेट्राइड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पर वो क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म है वो बाइवेलेंट होगी, और मेटाफेज के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो मोनोवैलेंट में के रूप में दिखाई देगी। लास्ट स्लाइड में अपन जिक्र करते हैं कि क्रोमोसोम्स का सिग्निफिकेंस और फंक्शन क्या है। तो इतना अध्ययन के पश्चात आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्रोमोसोम्स के फंक्शन और सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम्स पहला है जेनेटिक कोड स्टोरेज। तो ये अपन पहले जिक्र कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर कंटेन नाइट्रोजन बेसेस। द नाइट्रोजन बेसेस फॉर्म कोडोन, that codon are responsible for the synthesis of amino acids. That's why the genetic code storage होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जो प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जीवों में उत्तरदायी होते हैं। सेक्स डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स के अलावा जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है वो ये डिटरमाइन करते हैं कि मेल जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स check the success division of cell during the process of mitosis. The chromosome of the parent cell ensure that the correct information is passed on the daughter cell required by the cell to grow and develop correctly. तो क्रोमोसोम्स इंश्योर करता है कि जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है, वो करेक्टली माता से उसकी डॉटर सेल्स में ट्रांसफर्ड हुई है, यानी कि संतति कोशिका में ट्रांसफर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो ये भी क्रोमोसोम्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो यदि नाइट्रोजन बेसेस एक्ट एज ए कोड की तरह कार्य करते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन